Hello, my dear students. Welcome you all in a lecture series of nuclear physics. तो स्टूडेंट्स हम अपना फर्स्ट यूनिट कर रहे थे. इन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस किया था. उसके साथ कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे इस कंसेप्ट पे बेस्ड. आज हम करने वाले हैं रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग कंसेप्ट. और इस कंसेप्ट को यूज करके हम न्यूक्लियर रेडियस की रेंज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग मॉडल्स आए थे, उन मॉडल्स में जो रदरफोर्ड का मॉडल था दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल से ही स्टार्टिंग इनिशियल स्टेप मिला हमें कि हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम. ठीक है, इस मॉडल ने बताया था कि जैसे इससे पहले जो फर्स्ट मॉडल आया दैट वाज थॉमसन मॉडल, और उसमें ये कहा गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटम के अंदर. बट वो जो मॉडल था ना, वो आपके किसी भी प्रैक्टिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. जो राइट स्टेप सबसे पहले मतलब गया जिस मॉडल का, दैट वाज रदरफोर्ड मॉडल. और इस मॉडल की करेक्शन होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है. वो चीज अभी आप देखोगे कि किस तरीके से. बाकी ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के पर्पज से ही किया गया था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना ही इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज था. तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है कि हम अल्फा पार्टिकल्स को किसी मटेरियल पे फॉल करवाएंगे और उसके बिहेवियर से एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं. गॉट माय पॉइंट. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करने के लिए हमें कोई रेडियोएक्टिव सोर्स लेना पड़ेगा, जैसे कि रेडियम. अब रेडियम जो है वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है. इसमें से अल्फा रेज की रेडिएशंस एमिट होंगी, पर ये ध्यान रखो कि सोर्स से जो रेडिएशंस हैं वो चारों तरफ को एमिट हो रही हैं इन ऑल डायरेक्शंस. बट हमें एक कन्फाइंड बीम चाहिए होती है टू परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंट करेक्टली. तो हमने क्या किया, उस रेडिएक्टिव एलिमेंट को एक बॉक्स के अंदर रख दिया, और बॉक्स जो है वो सभी साइड से क्लोज है. उसमें सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग होगी जहां से रेडिएशंस बाहर को एमिट होंगे. गॉट माय पॉइंट. सोर्स से जो आपने सोर्स रखा है अल्फा रेज का, उसमें से रेडिएशंस तो चारों डायरेक्शंस में एमिट हो रही हैं, बट जो सभी डायरेक्शंस होंगी उनसे निकलने वाली रेडिएशन को आपका ये बॉक्स जो है इसकी वॉल्स एब्जर्व कर लेंगी. सिर्फ एक ही रेडिएशन की जो एक ही डायरेक्शन की रेडिएशंस बाहर निकलेंगी जो इस होल से निकलेंगी. गॉट माय पॉइंट. फिर उसके बाद यहाँ से हमें एक डायरेक्शन में बिल्कुल फाइन बीम मिलेगी अल्फा पार्टिकल्स की, और हम इस अल्फा पार्टिकल की बीम को गोल्ड फॉइल पे फोल्ड करवाएंगे. और फॉइल जो लेनी है आपने वो बहुत ही थिन लेनी है, ताकि एटॉमिक लेयर्स जो है वो मल्टी लेयर्स में ना ली जाए, सिर्फ एटम्स की एक ही लेयर हो जिसपे अल्फा रेज फॉल हो, ताकि हम स्ट्रक्चर को जान पाए. गॉट माय पॉइंट. फिर अल्फा रेज जो गोल्ड फॉइल से पास हो जाएंगी उनको हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे फॉल करवाएंगे, जहां पे स्किंटिलेशन प्रोड्यूस होगा. इनकी वजह से स्किंटिलेशन ही एक ऐसा मींस कह दो कि पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर होने के बाद फॉल हो रहे हैं. जहां पे स्पार्क की इंटेंसिटी ज्यादा होगी मींस मोर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन दैट स्पॉट, और जहां पे इंटेंसिटी कम होगी वहां पे कम पार्टिकल्स फॉल हुए हैं. गॉट माय पॉइंट. और इस स्कैटरिंग के बिहेवियर से ही हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं. गॉट माय पॉइंट. तो स्टूडेंट्स ये हमारी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको क्लियर की कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपने एक सोर्स लिया, रेडियोएक्टिव सोर्स, जिससे रेडिएशंस एमिट होंगी, और उन रेडिएशन को कन्फाइन करने के लिए हमने सोर्स को एक बॉक्स में रखा हुआ है, और उस बॉक्स में सिर्फ एक ही नैरो होल है जहां से रेडिएशंस बाहर एमिट होंगी. फिर ये रेडिएशन गोल्ड फॉइल पे फॉल होंगी और वहां से स्कैटर होने के बाद फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आएंगी,
और स्क्रीन पे जहां जहां पे इंटेंसिटी, जिस जिस इंटेंसिटी के स्पॉट होंगे उसकी ऑब्जर्वेशन से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में रिजल्ट्स तैयार करेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका सेटअप और इसमें किस तरीके से हमारे पास स्कैटरिंग हुई वो चीज देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखो रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपके पास ये है। इसमें हम वन बाय वन सभी चीजों को देखते हैं। वैसे ही बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सेटअप है। ये आपके पास रेडियोएक्टिव सोर्स है, ये बॉक्स है जिसके अंदर हमने सोर्स को रखा हुआ है। ये यहाँ से सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए इस चीज को ओपन करके दिखाया, बाकी ये बॉक्स कंप्लीटली पैक्ड होगा। इसमें सिर्फ एक ही फाइन होल होगा जहां से ये बीम्स बाहर निकलेंगे। ये जो पिंक कलर में शो हो रही है आपको, ये बीम्स हैं अल्फा पार्टिकल्स की, जो एक ही डायरेक्शंस में एमिट हो रही है क्योंकि हमने इस बॉक्स को और सभी डायरेक्शन से क्लोज करके रखा हुआ है। गॉट माय पॉइंट? जैसे ये बीम यहाँ से एमिट होंगी उसके बाद ये इस फॉइल पे फॉल होंगी। आप फॉइल की जो थिकनेस लेनी है ना, ये चीज मतलब ये इस तरीके से जो इसकी थिकनेस है जहां से इन फॉइल को क्रॉस होना है, दैट वाज टू मच थिन। ठीक है, थिन होनी चाहिए वो, मींस आपके पास एक ही लेयर होनी चाहिए एटम की इस तरीके से यहाँ पे। गॉट माय पॉइंट? इससे पास होने के बाद ये इस स्क्रीन पे फॉल होंगी। ये आपके पास स्क्रीन भी कह सकते हो, आप इसको डिटेक्टर भी कह सकते हो, क्योंकि इस डिटेक्टर से ही हम डिटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल कहाँ पे फॉल हो रहे हैं। जहां पे भी ये फॉल होंगे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, वहीं पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरीके से रदरफोर्ड जी ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उसके बाद जो जो ऑब्जर्वेशंस आई वो देखो। सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट थे, मींस वो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद भी उनकी डायरेक्शन वही रही मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की। कुछ ऐसे थे जो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। गॉट माय पॉइंट? और बहुत ही रेयर ऐसे थे जो बिल्कुल ही बैक स्कैटर हो गए हो, मतलब जिन्होंने 180 डिग्री की डिफ्लेक्शन शो की हो। गॉट माय पॉइंट? अब देखो स्टूडेंट, अगर सभी अनडिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब जब वो गोल्ड में से पास हो रहे थे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जगह खाली थी, तभी तो इनको डेविएट करने वाला कोई वहां था ही नहीं, इसका मतलब। तो इस चीज से हमें ये समझ में आया कि एटम का मोस्टली स्पेस वैकेंट है। गॉट माय पॉइंट? अब कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट भी हुए हैं, मींस उनको थोड़ी सी डिफ्लेक्शन मिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव चार्ज के बहुत ही क्लोजअप से निकलकर बाहर गए हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो बिल्कुल ही बैक स्कैटर्ड हुए, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के हेड ऑन कोलाइड हुए हैं। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स यहां से हमने ये चीजें करके देखी। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप इसको अच्छे से समझो तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes undeflected, some deflect by a small angle. Occasionally an alpha particle travel back from the foil, means 180 डिग्री पे बैक स्कैटर्ड होने वाले बहुत ही कम आपके पास अल्फा पार्टिकल्स थे। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं, आगे इन इंटरप्रिटेशन का यूज करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये लेयर्स बना के दिखाई हैं आपको। मैंने यहाँ पे एक एक एटम ही बनाया है। क्यों? क्योंकि मैंने गोल्ड की थिन फॉइल ली थी। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपकी फॉइल का इनर व्यू है, मींस इस तरीके से उसमें एटम्स हैं और यहाँ से ये रेज एंटर हो रही हैं। एटम में इनसाइड मैंने ये जो सेंटर पे आपको रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको बाद में न्यूक्लियस बोला गया। मींस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग ये टर्म अभी तक न्यूक्लियस डिफाइन नहीं थी, अब तो आप जानते ही हो कि सेंटर पे न्यूक्लियस है। तो अब आप खुद देखो कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के मास के कंपैरिजन में बहुत लाइट भी होते हैं और रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो जैसे ही रेज पास होंगी तो वो इस एम्प्टी स्पेस से पास हो रही हैं, तो मोस्ट ऑफ क्या होंगी? डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक से निकल रही हैं वो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और जो कंप्लीट न्यूक्लियस पे हेड ऑन फॉल हो रही हैं
वो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होके आएंगी। गॉट माय पॉइंट। मैंने ये चीज आपको इसलिए दिखाई स्टूडेंट्स, ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। एक्सपेरिमेंट वही है, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि वो किस तरीके से एटम के साथ उनकी पॉसिबिलिटी है इंटरेक्ट करने की। हमने ये रिजल्ट देखकर ही ये पिक्चराइज करने की कोशिश की कि हो सकता है एटम में इस तरह से अरेंजमेंट हो। गॉट माय पॉइंट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि इस ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन थी उससे हमें क्या क्या चीजें मिली, तो मैंने उसको थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश की है कि सभी पार्टिकल जो थे जो आपने लिए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए फॉइल में से, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे बिल्कुल स्ट्रेट में उन्होंने एक बिल्कुल ब्राइट इंटेंस स्पॉट बनाया। इसका मतलब है हमें यहाँ से क्या पता लगा कि एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस जो है वो होलो है, और कुछ जो थे वो एटम में कोलाइड हुए और अलग अलग एंगल्स पे निकल के आए। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसे थे जो बिल्कुल ही सोर्स की तरफ दोबारा से बेंट होके आ गए। गॉट माय पॉइंट। इससे हमें ये समझ में आता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है एटम्स के अंदर, और वो कहीं ना कहीं हाईली कंसंट्रेट है, जहां पे अगर अल्फा पार्टिकल फॉल हो रहे हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा रिपल्शन फील हो रही है और वो बैक स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा वो अगर कहीं और स्पेस में नजदीक फॉल हो रहे हैं तो वो थोड़े से एंगल से स्कैटर हो रहे हैं, और दूर से अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट निकल के आ रहे हैं। तो यहां से एक एटम की क्या इमेज बन के आई कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, entire positive charge is concentrated at the center of atom। गॉट माई पॉइंट। और उसको हमने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, जो मतलब ये कह सकते हो कि नेगेटिवली चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड एग्जिस्ट करता है। गॉट माई पॉइंट। तो इस पिक्चर से हमें ये पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है एटम का दैट इज अनऑक्यूपाइड। गॉट माई पॉइंट। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपको। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपने अल्फा पार्टिकल्स लिए ये न्यूक्लियस के एटम के अंदर जा रहे हैं, बट न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं, या उसके पास से निकल रहे हैं, या उससे थोड़े से डिस्टेंस पे निकल रहे हैं। ये तीन यहाँ पे इंटरेक्शंस हो रही हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है वो उससे निकल के आ रहा है जो बिल्कुल बैक स्कैटर्ड हो रही है। अब मैं उन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को पिक कर रही हूँ कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कहाँ जाके स्टॉप होंगे और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे। गॉट माय पॉइंट। और वहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है दैट इज डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम उसकी बात करेंगे और उसी से ही न्यूक्लियर रेडियस का एस्टिमेट भी लगता है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो किस रेंज में लाई करता है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसमें जो सबसे स्पेशल केस था वो था हेड ऑन कोलिजन का, कि अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के साथ जो हेड ऑन कोलिजन होता है उसी कोलिजन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कंसेप्ट समझ में आता है। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये मैंने आपको एटम शो किया है, सेंटर में जो रेड कलर से छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है आपको दैट इज न्यूक्लियस, और ये आपके पास अल्फा पार्टिकल है जो कि एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है। गॉट माई पॉइंट। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जाने की कोशिश करेगा तो इसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों पैरामीटर्स ही चेंज होंगे। जब ये बहुत ज्यादा मतलब ये कह दो कि बहुत दूर है एटम से, उस टाइम पे इनिशियल टाइम पे मान लो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कैपिटल वी ली है मैंने, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी का को हम यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख रहे हैं, बाद में हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उस टाइम पे इसका एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। तो जिस टाइम पे अल्फा पार्टिकल फार अपार्ट है न्यूक्लियस से, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो भी हमने उसको इनिशियली प्रोवाइड कर रखी है, और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, क्योंकि वो मोशन में है, सिर्फ मोशन की वजह से ही उसके पास
वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसकी इंटरेक्शन नहीं है न्यूक्लियस के साथ, इट इज फार अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ योर एटम। गॉट माई पॉइंट। अब जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के नजदीक जाने की कोशिश करेगा, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उन दोनों के बीच में कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होता है, सॉरी, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। गॉट माय पॉइंट। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है उस तरीके से सेम ऐसे ही चलेगा। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। मींस एक इंस्टेंट टाइम के लिए वो उस पोजीशन पे स्टे करेगा और उससे आगे नहीं जाएगा न्यूक्लियस के पास, और वहीं से वो बैक हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। तो जिस डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, और उस डिस्टेंस से आगे वो और नजदीक न्यूक्लियस के ना जा पाए, उस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। गॉट माय पॉइंट। और इस डिस्टेंस से ही हम न्यूक्लियस के रेडियस की तरफ अप्रोच करेंगे। पहले हमने ये चीज देख ली डायग्राम के थ्रू कि डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कंसेप्ट है क्या। अब मैं इस डायग्राम को आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, और हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ इंटरेक्शंस हो रही हैं अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, जैसे वो बिल्कुल उसके टच करके उससे निकल रहा है, एक थोड़ा दूर से उससे निकल रहा है, और एक बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। इन तीनों इंटरेक्शन से फिर मैंने एक इंटरेक्शन को स्पेशली मार्क किया वहां पे, जो इनका बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। उसमें भी मैंने अब नंबर ऑफ केसेस आपको बताए कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या वेरिएशन आ रही है। फिर उसमें भी मैंने एक स्पेशल केस पिक किया स्टूडेंट्स कि वो डिस्टेंस जिससे ज्यादा नजदीक न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल नहीं जा सकता, उस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और उस पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और अगर आप कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो द होल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। गॉट माय पॉइंट। और फिर उसके बाद उस इंस्टेंट टाइम के बाद वो दोबारा से रिवर्ट बैक हो जाएगा 180 डिग्री पे, और उससे आगे वो न्यूक्लियस के पास अप्रोच नहीं कर सकता। अब मैं इसी पॉइंट को आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, वो देखो आप। तो स्टूडेंट्स ये मैंने हाईलाइट किया आपके पास डायग्राम, इसमें अगर आप देख सकते हो कि वही चीज मैंने यहाँ की है नोट कि ये वही पॉइंट है जिससे ज्यादा क्लोज ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास अप्रोच नहीं कर सकता, और इस डिस्टेंस को मैंने बोला है डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। गॉट माय पॉइंट। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर d है, तो इट मींस न्यूक्लियस का जो साइज है वो मैक्सिमम d हो सकता है। ठीक है ना, मींस उसकी जो डायमेंशन है, उसका रेडियस, जैसे मान लो आपके पास d की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैं बोलूं कि न्यूक्लियस का साइज 20 सेंटीमीटर है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर न्यूक्लियस का साइज d से ग्रेटर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है, जबकि हम बोल रहे हैं कि इनके बीच में सिर्फ इंटरेक्शन हो रही है, और सबसे नजदीक डिस्टेंस जहां तक आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा सकता है दैट इज d। तो इसका मतलब हुआ कि जितने डिस्टेंस तक वो न्यूक्लियस के अप्रोच कर सकता है दैट इज अपर लिमिट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, मींस न्यूक्लियस के साइज की वो अपर लिमिट है, उससे ज्यादा न्यूक्लियस का साइज हो ही नहीं सकता।
उससे कम बेशक हो सकता है और उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें D की वैल्यू पता लग जाए तो हम न्यूक्लियस की डायमेंशन का मैक्सिमम लिमिट निकाल सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? जैसे मैंने बोला कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, सपोज मान लो, तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का रेडियस 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है इसका, तो इट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल जो है ये तो उसके अंदर एंटर हो गया, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। वहां पे सिर्फ इतना हो रहा है कि आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा। तो जिस क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर सकता है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, वो न्यूक्लियस के लिए अपर लिमिट होगी। मींस न्यूक्लियस का रेडियस मैक्सिमम उतना हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है उससे, मींस उससे कम भी उसकी वैल्यू जा सकती है, पर मैक्सिमम वैल्यू उसकी डी ही होगी। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, जो नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि हम अब जो हमने स्टडी किया उसका हम मैथमेटिकल यूज करके डी की वैल्यू निकालेंगे, और जो भी डी की वैल्यू आएगी उसका यूज करेंगे न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए, क्योंकि हमने अभी देखा और अभी समझा भी इस चीज को कि D is the upper limit for a nuclear radius. Got my point? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ इसका कुछ मैथमेटिकल भी डिस्कशन करती हूँ। अभी हमने सिर्फ डायग्राम से समझा कि डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक्चुअल में है क्या। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को जो हमने डायग्राम से स्टडी किया, मैंने उसको कुछ पॉइंट्स में सम अप भी किया है। वो ये चीजें हैं कि आपको पता है जो वेलोसिटी होगी अल्फा पार्टिकल की, जो न्यूक्लियस से हेड ऑन कोलिजन पे मीट कर रहा है, उसकी डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। गॉट माय पॉइंट? और अगर अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वहां पे large distance पे there will be no interaction between alpha particle and न्यूक्लियस। बट जब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो हम कह सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, बट उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। गॉट माय पॉइंट? और डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे सब टोटल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। मींस एट अ डिस्टेंस d, ये जो मैंने लिखा है ना, मेंशन किया, इस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी अटेन इट्स जीरो वैल्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, अब यही सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखो, इनको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो डी का निकालना है उसके लिए इन सभी पॉइंट्स को यूज करूंगी। ठीक है, तो देखो अब हम डी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो वो आपको पता है हाफ mv0 लिया है मैंने। m यहाँ पे मास है अल्फा पार्टिकल का और v नोट उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। गॉट माय पॉइंट? अब मान लो कि आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करते करते इस डिस्टेंस पे पहुंच चुका है, डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? ये आप इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत बार पढ़ चुके हो, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। r जो होता है वो उन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा। अब आपको पता है यहाँ पे दो पार्टिकल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन है? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस। तो उसका उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल d। और ऊपर उन दोनों का चार्ज आता है जो दो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Ze, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? 2e। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 2ze² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन d। अब आप चाहो तो इस 2 को इस 4 के साथ कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हो, और नहीं करना हो तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं, आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने कहा था कि एट अ पॉइंट d होल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब हुआ शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी
वो डी पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ से जब आप रीअरेंज करोगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये डी का एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा ध्यान भी रखना, कई बार इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब आपके साथ मैं एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ गोल्ड फॉइल का ही, क्योंकि हम गोल्ड की ही अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आपको पता है उसके लिए एटॉमिक नंबर 79 होता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मास होता है। तो वहां से हमने मास भी निकाल लिया अल्फा पार्टिकल का। ई आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आप यहाँ देखो Z की वैल्यू आपको पता है, E आपको पता है, पाई आपको पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी हमें पता होती है, M और V, इन सबको पुट करके आपके पास D की वैल्यू कितनी आ रही है 4.6 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। मीन्स जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के इस डिस्टेंस से ज्यादा नजदीक नहीं जा सकता। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो कम से कम इस ऑर्डर का, ये कह दो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस ऑर्डर का तो होगा ही होगा 10 की पावर -14 मीटर। आई रिपीट कि अगर डिस्टेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू 10 की पावर -14 मीटर में आ रही है तो न्यूक्लियस का रेडियस मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 की पावर -14 मीटर ही हो सकता है, और इससे कम भी हो सकती है उसकी वैल्यू, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इट मींस जो हमारे पास न्यूक्लियस के रेडियस की अपर लिमिट आई है वो कितनी आ गई 10 की पावर -14 मीटर। मैंने आपको गोल्ड फॉइल का एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, आप किसी और के लिए भी निकाल सकते हो। तो आप नोट करोगे कि आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो 10 की पावर -14 की रेंज में मिल रहे हैं। गॉट माय पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की लीनियर डायमेंशन का मतलब यही है कि उसकी अलोंग चाहे एक्स एक्सिस की बात कर लो चाहे वाई की बात कर लो, अगर आप स्फेरिकल शेप लेकर चलते हो तो वो 10 की पावर -14 की रेंज में होगी। और आपको पता है कि एटम का जो डायमीटर होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है, जबकि न्यूक्लियस का जो डायमीटर आ रहा है वो 10 की पावर -14 मीटर आ रहा है। इट मींस कि पूरे एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल ही 10 की पावर -14 मीटर में कंसाइड है। तो ये जो 4 की पावर का डिफरेंस आ रहा है, इतना पोर्शन एटम का वैकेंट होता है और जिस पोर्शन में आपके इलेक्ट्रॉन कन्फाइन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें साफ पता लग रहा है कि एटम का मोस्ट ऑफ पोर्शन वैकेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे होता है और उसका जो डायमीटर होगा वो इस ऑर्डर का होगा 10 की पावर -14 मीटर। यहाँ पे लीनियर डायमेंशन लिखने का मतलब ये स्टूडेंट कि हम रेडियस या डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली है ये डायमीटर की निकाली है कि 10 की पावर -14 मीटर की रेंज में वो आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग ने हमें इस बात का एस्टिमेट दिया कि न्यूक्लियाई का जो रेडियस है वो 10 की पावर -14 मीटर की रेंज में होता है। गॉट माई पॉइंट। मीन्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर -14 हो सकती है और मिनिमम इससे कम तो हो सकता है, ठीक है, बट इससे ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया कि अल्फा स्कैटरिंग किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां से हमारे पास किस टाइप के कोलिजन्स निकले, कोलिजन्स में ऑब्जर्वेशन क्या रही हमारी, फिर वहां से हमने हेड ऑन कोलिजन को इंपॉर्टेंस दी। हेड ऑन कोलिजन में हमने वो मिनिमम डिस्टेंस निकाला जो एक न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में हो सकता है। फिर हमने उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसका ऑर्डर निकाला। जो भी ऑर्डर आया हमने ये कहा कि न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो कम से कम इस रेंज का तो होना ही चाहिए। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग का, और इससे निकलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारे लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में यही रही कि इट डिटरमाइन अबाउट द ऑर्डर इन विच योर न्यूक्लियर रेडियस एग्जिस्ट। कि एटम का तो 10 की पावर -10 में आपने देखा, ठीक है, कि इस ऑर्डर का डायमीटर होता है एटम का, बट हमने जब ये एक्सपेरिमेंट से एनालाइज किया तो हमें पता लगा कि न्यूक्लियस का 10 की पावर -14 तक जाता है,
ठीक है। तो इससे हमें साफ पता लग रहा था कि एटम के कितने छोटे से स्पेस में न्यूक्लियस होता है और हाईली डेंस्ड होता है। गॉट माय पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ को डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पर इस आर्टिकल को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ओके।